नाउ अबायोटिक फैक्टर्स। एनवायरनमेंट क्या है? फैक्टर्स बायोटिक और बायोटिक जो एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल कैपेसिटी एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। अब उनमें से जो अबायोटिक है, नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है, उसको क्या कहेंगे? अबायोटिक फैक्टर। सो अ नॉन लिविंग कंडीशनल फैक्टर और थिंग of the environment that influences the survival and reproduction functions of organisms is called an abiotic factor. अब नॉन लिविंग कंडीशनल फैक्टर होगा कोई, या फिर कोई थिंग है, कोई चीज़ है जो क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन फंक्शंस को किसी ऑर्गेनिज्म की, वो है अबायोटिक फैक्टर। अब कौन कौन से हैं मेन इसमें? फर्स्ट, टेम्परेचर। इट इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। इट वेरीज सीजनली ऑन लैंड एंड डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स। अब क्या करता है? ये सीजनली अलग होता है, अलग अलग सीजन में टेम्परेचर अलग अलग होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस का। समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड विंटर्स में टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होगा। और साथ में अगर इक्वेटर से पोल्स तक जाएंगे, इक्वेटर क्या है? अर्थ की जो मिडिल लाइन है, इक्वेटर। इक्वेटर से अगर पोल्स तक जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी इक्वेटर पे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। इस साइड अपन नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड साउथ पोल की तरफ जाएंगे इक्वेटर से तब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे अगर प्लेन से जाएंगे माउंटेन टॉप्स पर तब भी क्या होगा? ये डिक्रीज़ होगा, यानी प्लेन्स हैं, जैसे ग्रासलैंड है या कोई भी प्लेन है, वहाँ से अपन अगर माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड अगर बढ़ता जाएगा तो भी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। अब टेम्परेचर पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे टेम्परेचर के जोन्स कैसे हो सकते हैं? सब ज़ीरो लेवल्स पर भी ऐसे भी कोई जगह हो सकती है जहाँ पे टेम्परेचर क्या है? सब ज़ीरो लेवल पर है, यानी ज़ीरो से भी कम है। तो कौन सी जगह होंगी? ये पोलर एरियाज होंगे, या फिर हो सकता है ये मोर देन 50, कहाँ पर? जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर। डेजर्ट्स में ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा, सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इतना वेरी कर रहा है ये प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। अब कुछ यूनिक हैबिटेट्स होंगी, जैसे थर्मल स्प्रिंग्स हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, जहाँ पे टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। तो थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, हॉट पॉन्ड्स होते हैं वो, या फिर जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यानी डीप सी में जो बहुत गहराई में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लोर होता है वो क्रैक्ड होता है, क्रैक्स होते हैं उसमें, जहाँ से फिर हॉट वाटर निकलता रहता है, बॉइलिंग वाटर निकलता रहता है। तो उनको कहते हैं डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो वहाँ का टेम्परेचर फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक भी हो सकता है। अब टेम्परेचर क्या कर रहा है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी अफेक्ट करेगा, यानी इसकी डाइजेशन को अफेक्ट करेगा, उसकी जो भी अदर फंक्शंस होंगे उन सबको अफेक्ट करेगा, जो बॉडी के फंक्शन होंगी। साथ में इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करेगा, यानी वो कोई ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलर, वो कहाँ मिलेगा, इस चीज़ को भी अफेक्ट करेगा। जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड हैबिटेट में रहने के लिए अडेप्टेड हैं, तो फिर वो कहाँ मिलेंगे? कोल्ड रीजन्स में ही मिलेंगे। और जो वार्म रीजन्स में रहने के लिए अडेप्टेड हैं वो कहाँ मिलेंगे? फिर वार्म रीजन में ही मिलेंगे। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करता है और फंक्शन को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मेन किसको अफेक्ट करेगा? उसकी डाइजेस्टिव रेट को, क्योंकि क्या होते हैं सारे जो भी रिएक्शंस होंगी बॉडी में, जो भी फंक्शंस होंगे वो किसके थ्रू होते हैं? एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। और एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है टेम्परेचर। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही सबसे अच्छा वर्क कर पाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं कर पाएंगे और कम टेम्परेचर पर भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह एंजाइम्स को अफेक्ट करके ये बॉडी के सारे फंक्शंस को अफेक्ट करता है टेम्परेचर। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर सकते हैं और थ्राइव कर सकते हैं, यानी उस एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकते हैं,
किस एनवायरनमेंट टेम्परेचर की ज़्यादा रेंज में, वाइड रेंज में जो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, थ्राइव कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूरी थर्मल। यानी वो उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। वो मान लो क्या है 5 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक किसी भी टेम्परेचर पे अच्छे से वो सर्वाइव कर जाएंगे, उसको टॉलरेट कर लेंगी और थ्राइव करेंगी, अच्छे से रह पाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, जिनकी टेम्परेचर की वाइड रेंज में सर्वाइव कर लेते हैं, उनको कहेंगे यूरीथर्मल। तो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये टेम्परेचर की वाइड रेंज में रह लेते हैं। बट जो एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी पर्टिकुलर नैरो रेंज होती है। जैसे कोई मान लो फ्रॉग्स हैं, वो 20 to 30 डिग्री तक ही रह पाते हैं। तो इनकी जो रेंज ये क्या है, नैरो है, बहुत कम रेंज पे रह पाते हैं ये। इसके पहले भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसके बाद में भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी रेंज क्या होती है, कम होती है सर्वाइवल की, वो उनको क्या कहेंगे, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, जैसे पोलर बेयर है या फिर एम्फीबियंस है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी फैक्टर की वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकता है, उसको क्या कहेंगे, उसके लिए अपन प्रीफिक्स लगाएंगे यूरी। और जो नैरो रेंज पर ही सर्वाइव कर सकता है, उसके लिए लगाएंगे स्टीनो। फिर जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो क्या ऐड कर देंगे, थर्मल, तो हो जाएगा यूरी थर्मल। और अगर किसी और चीज़ की, जैसे सलाइनिटी की बात कर रहे हैं, तो ऐड कर देंगे उसमें हेलाइन। तो जो सलाइनिटी की वाइड रेंज में सर्वाइव कर पा रहे हैं वो जाएंगे यूरी हेलाइन, जो नैरो रेंज में सर्वाइव कर पा रहे हैं वो जाएंगे स्टीनो हेलाइन। तो ऐसे यूरी एंड स्टीनो प्रीफिक्स होते हैं काय के लिए, रेंज को बताने के लिए कि किस रेंज में रह सकते हैं। वाइड रेंज में रह सकते हैं किसी भी फैक्टर की तो यूरी, और अगर नैरो रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं, उससे कम ज़्यादा में वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाएंगे स्टीनो। ये था टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा था ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को। नाउ सेकेंड मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज वाटर। अब वाटर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाटर के बगैर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो लाइफ सस्टेन नहीं रह सकती विदाउट वाटर। अभी किसको अफेक्ट कर रहा है, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को। प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी, वो कितना प्रोड्यूस करेंगे, कितना फूड प्रिपेयर कर रहेंगे, वो भी वाटर पे डिपेंड करता है। और वो कहाँ मिलेंगी, वो भी वाटर पे डिपेंड करता है। ऐसे प्लांट्स जिनको ग्रोथ के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है, तो वो ऐसे रीजन्स में मिलेंगे जहाँ पे वाटर ज़्यादा अवेलेबल है। और ऐसे प्लांट्स जो कम वाटर अवेलेबिलिटी पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, वो ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। तो ये प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, कौन से प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, ये कौन डिटरमाइन करेगा, वाटर। अब फिर ये इनडायरेक्टली भी किसको अफेक्ट करेगा, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो उन पर्टिकुलर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे वो उस पर्टिकुलर जगह पर ही मिलेंगे जहाँ पर वो प्लांट्स मिल रहे हैं। तो इनडायरेक्टली ये फिर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करता है। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रह रहे हैं, वाटर के अंदर ही रह रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लेवल पे अफेक्ट करेगा वाटर के जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उसकी पीएच है, केमिकल कंपोजिशन है या टेम्परेचर है, ये सारी ही चीज़ें उस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को, सर्वाइवल को या रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगी। अब जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज में रह रहे हैं सलाइनिटी की, उनको क्या कह रहे हैं, यूरी हेलाइन। या फिर जो नैरो रेंज पर ही सर्वाइव कर रहे हैं, उससे कम ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे, वो हो जाएंगे स्टीनो हेलाइन। तो सलाइनिटी अलग अलग जगह की बहुत अलग अलग होती है, डिफ़र करती है। जैसे इनलैंड जो वाटर होते हैं, यानी जो लैंड्स के अंदर हैं, पॉन्ड्स हैं या रिवर हैं, ये जो वाटर्स हैं, इनकी जो सलाइनिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी सॉल्ट्स की प्रेजेंस इसमें बहुत कम होती है। सलाइनिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। तो कितनी होती है ये, 5 पार्ट्स पर 1000, यानी पर 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्ट की, 5 पार्ट्स पर 1000 होती है। ऐसे ही अगर सी की बात करें तो वहाँ की सलाइनिटी ज़्यादा होगी, कितनी होगी, 30 to 35 पार्ट्स पर 1000। और अगर फिर बात करें हाइपर सलाइन लगून्स की, ऐसे लगून्स जिनकी सलाइनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी कितनी ज़्यादा हो सकती है, 100 पार्ट पर 1000 से भी ज़्यादा हो सकती है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर इज लाइट। अब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो लाइट इंपॉर्टेंट है, लाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करेगी डिस्ट्रीब्यूशन को।
प्लांट्स के, और साथ में फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज़ होगी, तो ऑक्सीजन के रिलीज़ को भी अफेक्ट करेगी सनलाइट की प्रेजेंस। अब हर्ब्स एंड श्रब्स जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं, क्योंकि इनकी हाइट क्या होती है, हर्ब्स की एंड श्रब्स की कम होती है, हाइट ज़्यादा नहीं होती, तो ये ढक जाते हैं किनसे, जो टॉल ट्रीज़ होती हैं, जो टॉल जिनकी कैनपी भी बहुत बड़ी होती है, उन ट्रीज़ के नीचे ये छुप जाते हैं, ढक जाते हैं, तो इसलिए अडेप्टेड होते हैं इसके लिए, और ये कम लाइट इंटेंसिटी पे भी अपना जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो हर्ब्स एंड श्रब्स अडेप्टेड होते हैं लो लाइट इंटेंसिटीज़ के लिए, और इसमें भी ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेंगे। कैनपी ट्रीज, कैनपी क्या होगी, जो भी ट्री का जो क्राउन होता है, ये कैनपी, सारी जो भी ट्रीज हैं उनका क्राउन कंबाइन होकर क्या कहते हैं, इसको कैनपी कहते हैं। अब एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स तो करेंगे ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो तो अफेक्ट होंगे ही। साथ में जो एनिमल्स होते हैं वो भी लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, किस चीज़ के लिए, जो वो डायूनल एंड सीजनल वेरिएशंस को किसमें, लाइट इंटेंसिटी में क्यूज़ की तरह यूज़ करते हैं। जैसे अपन ह्यूमंस की बात कर लो, तो डायूनल जो चेंजेस होते हैं लाइट में, यानी डे टाइम पे लाइट ज़्यादा होती है, नाइट टाइम पे लाइट नहीं होती है उतनी, तो इससे अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपनी टाइमिंग्स को सेट कर रहे हैं किसकी, स्लीपिंग की। अपन डे टाइम पे नहीं सोएंगे, कब सोएंगे, जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तब सोएंगे। तो अपन ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, अपन ने टाइमिंग्स को सेट कर रखा है लाइट इंटेंसिटी की जो डायूनल चेंज यानी डेली चेंज जो है उनके अकॉर्डिंग। ऐसे ही जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक मोस्टली बर्ड्स जो होती हैं, अदर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी डायूनल एंड सीजनल जो चेंजेस आते हैं लाइट इंटेंसिटी में उसकी अकॉर्डिंग अडेप्टेड है, उनको क्यूज़ की तरह यूज़ करती हैं, किस किस चीज़ के लिए, टाइमिंग देयर फोरेजिंग की टाइमिंग के लिए, फीडिंग की टाइम के लिए, यानी डे टाइम पे वो फीड कर लेंगी, और जब नाइट टाइम पे लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी तब वो फीडिंग स्टॉप कर देंगी और नेस्ट की तरफ चली जाएंगी। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कुछ जो होते हैं वो समर्स में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जब लाइट इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है विंटर्स से, तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ को भी सेट कर लेते हैं लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, अब माइग्रेशन कब करेंगे वो भी किस पे डिपेंड करता है, लाइट इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करता है। अब लाइट को अपन किससे लिंक कर सकते हैं, टेम्परेचर से, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, सन ही क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइट सन ही है, और उसी से क्या मिले, उसी के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता है। तो लाइट एंड टेम्परेचर क्या है, लिंक्ड है। लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, और लाइट इंटेंसिटी अगर कम होगी तो टेम्परेचर उतना ही कम होगा। अब डीप सी जो होता है, डीप ओशंस जो होते हैं, वहाँ अगर मोर देन 500 मीटर्स अगर डीप चले जाएंगे ओशंस में, तो वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, वो टोटल डार्क स्पेस होता है। वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उस डार्कनेस के लिए अडेप्टेड होते हैं। फिर अब जो लाइट होती है, जो सोलर रेडिएशन है, उसका सारे ही स्पेक्ट्रम इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल नहीं होता ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे यूवी कंपोनेंट है जो लाइट का, वो क्या है, हार्मफुल है बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है। ऐसे ही जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ज़रूरी नहीं है उसका भी हर पार्ट हर ऑर्गेनिज्म में यूज़ करे। कोई ऑर्गेनिज्म उसका एक पार्ट यूज़ करेगा, कोई दूसरा उसका दूसरा पार्ट यूज़ करेगा। जैसे ग्रीन एल्गी कौन सा यूज़ करेंगे, जो ग्रीन एल्गी है वो अलग जो स्पेक्ट्रम है लाइट की उस पर डिपेंड करेगी, ब्राउन अलग पे करेगी, रेड अलग पे करेगी। ऐसे ही जो सी है, सी पे जो लाइट है वो अलग अलग लेवल पे रीच कर पाती है, तो अपर लेवल तक अलग स्पेक्ट्रम रीच करेगा, उसके नीचे फिर अलग जा पाएगा, उसके नीचे अलग जा पाएगा। तो ये जो एल्गी होती हैं ये भी फिर अलग अलग लेवल्स पे मिलेंगी। सबसे ऊपर कौन सी मिलेगी, ग्रीन एल्गी मिलेगी, फिर ब्राउन एल्गी मिलेगी, देन रेड एल्गी मिलेगी। तो लाइट इंटेंसिटी डेप्थ के साथ ओशन में चेंज होती जाती है, इसका क्वालिटी चेंज होती जाती है क्वांटिटी के साथ। अलग अलग टाइप की, अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइट अलग अलग लेवल तक रीच कर पाएगी, और इसी के अकॉर्डिंग फिर अलग अलग एल्गी जो हैं वो अलग अलग लेवल पर मिलेंगे।
अब जो ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो ही रहा है, तो कोई भी ओशनिक बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, मान लो लेक है, लेक कि अगर अपन इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगी, 2 पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो कॉर्नर्स पर है, कोस्ट पे जो पार्ट है, ये वाला तो होता है लिटोरल, ये वाला तो पार्ट है लिटोरल, और जो ये वाला जो पार्ट है सेंटर का, ये सारा कौन सा पार्ट है, लिम्नेटिक। तो ओपन वाटर वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, लिम्नेटिक। फिर अगेन इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, कौन कौन से हो जाएंगे, फोटिक, जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो जाएगा फोटिक, इसके नीचे वाला जहाँ पे लाइट कम रीच कर पा रही है ये सारा हो जाएगा अफोटिक, और ये जो है इसकी बॉटम सेट जो बॉटम है वो क्या होगा इसका, फिर बेंथिक पार्ट। तो इससे भी फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, क्योंकि लाइट रीच कर अलग अलग लेवल तक रीच करेगी। ऊपर सबसे ज़्यादा होगी लाइट, नीचे उससे कम जा पाएगी, और सबसे नीचे बहुत ही कम लाइट पहुंच पाएगी। तो ऊपर तो एल्गी प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो भी प्लांट्स हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसके नीचे फिर अफोटिक जो जोन आता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती, तो यहाँ पे फिर प्रोड्यूसर्स भी एब्सेंट होंगे, एल्गी या फिर कोई भी प्लांट यहाँ पे एब्सेंट होगा। फिर बेंथिक में बिल्कुल टोटली प्रोड्यूसर्स सारे ही एब्सेंट होंगे। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, फिर या तो मिल सकते हैं स्पॉन्जेस मिल सकते हैं, अदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डार्कनेस के लिए अडेप्टेड है वो मिल सकते हैं, या कोरल्स रीफ्स जो होती हैं वो भी यहीं होती हैं बॉटम पे। तो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है किसी भी एक्वेटिक बॉडी में। नेक्स्ट आ जाएगा सॉइल, नेक्स्ट कंपोनेंट। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी सिग्निफिकेंटली। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ अलग और नेचर जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। वेदरिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू सॉइल फॉर्म हो रही है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, किसी में किसी प्रोसेस से होगी, किसी में किसी दूसरे प्रोसेस से होगी, तो इसकी वजह से भी उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर चेंज हो जाएगा। वेदर सॉइल इज़ ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटेड, अब कैसा है ये, ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंटेड है, इस पर भी डिपेंड करेगा। सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस और वही सॉइल कैसे डेवलप हुई है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ एंड नेचर। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परकोलेशन ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं सॉइल की, सॉइल कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, उसमें ह्यूमस है या फिर नहीं है, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, ग्रेन साइज़ क्या है, उसका ग्रेन का साइज़ क्या है, लार्ज है, मीडियम है या स्मॉल है, एग्रीगेशन कैसे एग्रीगेटेड है सारे पार्टिकल्स उसकी, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये क्या डिटरमाइन करते हैं सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर ग्रेन साइज़ छोटा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ग्रेन साइज़ बड़ा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। ऐसे ही परकुलेशन, यानी कोई भी मान लो सॉइल है, सॉइल से फिल्टर होके नीचे जो वाटर जाता है उसको क्या कहते हैं, उसका परकुलेशन। तो अगर ग्रेन साइज़ बड़ा होगा तो ये परकुलेशन ज़्यादा होगा, जल्दी से चला जाएगा नीचे पानी, और अगर ग्रेन साइज़ छोटा होगा तो परकुलेशन लो रेट पे होगा और नीचे पानी ज़्यादा जल्दी जा नहीं पाएगा। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, वो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एंड परकुलेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। ऐसे ही ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, साथ में किसके, पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, ये सब और क्या डिटरमाइन करेंगे कि प्लांट्स किस जगह पे ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। आप प्लांट्स जिस जगह पे ग्रो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स है जो उन पे फीड कर रहे हैं वो उसी जगह पर फिर मिलेंगे। यानी सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सब किसको अफेक्ट करेगा, प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को, और फिर वो इन टर्न किसको अफेक्ट करेगा, एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जो उन पे फीड कर रहे हैं। अब टोपोग्राफी क्या होती है, जो भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं सॉइल की या किसी सरफेस की, वो। In aquatic environment, also the bottom sediments and its characteristics determine the type of benthic animals that can live there. अगर aquatic environment की भी बात करें तो उसका जो benthic layer है वो वहाँ पे भी क्या है, सॉइल ही प्रेजेंट है, तो वो किसको डिटरमाइन करेगी कि वहाँ पे कौन से एनिमल्स मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगे। तो ये सारे थे बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स।